नमस्कार, गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। मैं शशांक आप सबके लिए लेकर आया हूँ 7 जून के द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और डाउन टू अर्थ के करंट अफेयर्स। तो देखते हैं आज के हमारे पास टॉपिक्स क्या क्या अवेलेबल हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आई वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। हमारा फर्स्ट टॉपिक है आज का 350th एनिवर्सरी सेलिब्रेशंस ऑफ शिवाजी महाराजास। ठीक है, सो 350th एनिवर्सरी हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं किसकी? शिवाजी महाराजा की। नाउ अब इनके बारे में हमें मालूम होना चाहिए क्योंकि ये न्यूज़ में टॉपिक है। ठीक है, पहले मैं बता दूं ये टॉपिक आपका GS1 इंडियन हिस्ट्री से लिंक होता है। ओके, अगर मैं बात करूं शिवाजी महाराजा की, सो इनका एक फोर्ट था रायगढ़ में। ठीक है, फोर्ट इन रायगढ़ जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। और इन्होंने मतलब कि शिवाजी महाराज ने ही लेड द फाउंडेशन ऑफ हिंदवी स्वराज, मतलब कि एक तरह से हिंद स्वराज की इन्होंने फाउंडेशन ले करी थी, विच मीन्स सेल्फ रूल। अगर क्वेश्चन में आए कि विच रूलर laid the foundation of self rule or Hindu rule, so it was the Shivaji Maharaj. ठीक है, of Hindu people and also took the title of Chhatrapati. So इन्हीं को हम लोग बोलते हैं the great Chhatrapati शिवाजी महाराज। ठीक है, now he organized a disciplined and efficient army. इन्होंने बहुत अच्छी और एक बहुत स्ट्रॉन्ग आर्मी बिल्ड करी थी। ओके, एंड छत्रपति महाराज ही पेड सोल्जर्स इन कैश। ठीक है, सो जो छत्रपति शिवाजी महाराज थे वो अपने सोल्जर्स को, अपनी आर्मी को कैश के रूप में उनकी पेमेंट करते थे। चीफ्स थ्रू जागीर, ग्रैंड्स सरंजम और मुकासा हैड इन्फेंट्री। इनके पास बहुत बड़ी अपनी एक इन्फेंट्री भी थी, कैवलरी भी थी और नेवी भी थी। अगर क्वेश्चन में आए अबाउट नेवी, सो हाँ इनके पास अपनी खुद की नेवी भी थी। ठीक है, और इन्होंने एबॉलिश किया था जागीरदारी सिस्टम को। ये जागीरदारी सिस्टम कौन सा सिस्टम है? ये वही सिस्टम है जो मुगल और दिल्ली सल्तनत में आया था। ठीक है, इसको शिवाजी जी ने अबॉलिश किया था और इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था रेवतवारी सिस्टम, सुपरवाइज हेरिडिटरी रेवेन्यू ऑफिशियल्स कॉल्ड देशमुख्स और देशपंद और पाटिल्स एंड कुलकारनीस। ओके, सो ही इंट्रोड्यूस द रेवतवारी सिस्टम एंड ही अबॉलिश्ड द जागीरदारी सिस्टम। ठीक है, और इन्होंने इम्पोज किया था चौथ और सरदेश मुखी। सरदेश मुखी क्या होता है? बेसिकली दिस इज एन एडिशनल 10% टैक्स levied ऑन दी पीपल। ठीक है, ये एडिशनल 10% है जो कि जितने भी जनसंख्या है उनके ऊपर ये लेवी किया जाता था। और चौथ जो है, चौथ भी एक तरह का टैक्स था जो कि लोगों के ऊपर लगाया जाता था। ये चौथ बेसिकली था टू प्रोटेक्ट फ्रॉम फॉरेन रेड्स। क्या मतलब हुआ कि किसी और के टेरिटरी में अगर ये कोई भी आ जाता, सो उस चीज़ को सेव करने के लिए चौथ यहाँ पे अप्लाई किया जाता था। ठीक है, ताकि कोई और मुल्क का रूलर मराठा एम्पायर पे हमला ना कर सके। सो इसी के लिए चौथ एक तरह से अप्लाई किया जाता था, ताकि इसी चौथ की वजह से जितने भी वहाँ पे क्या बोलते, जितनी भी इन्फेंट्री थी, कैवलरी थी, नेवी थी, आर्मी थी, इन सब की पेमेंट इसी से हुआ करती थी। ओके, सो दिस वाज अबाउट द शिवाजी महाराजा। आगे बढ़ते हैं।
pulses and edible oil production in India. This is related to your GS paper 3 agriculture. देखते हैं टॉपिक क्या आ रहा है. सो न्यूज तो ये आ गई, pulses and edible oils production in India. ओके, अब इससे जो कंटेंट निकल के आता है वो आता है कि हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग इंपोर्ट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं अब जाके. सो इंपोर्ट जो है वो बढ़ा है फ्रॉम 8 मिलियन टन्स टू 16 मिलियन टन्स. ठीक है, सॉरी 8 मेट्रिक टन्स टू 16 मेट्रिक टन्स. ठीक है, बिटवीन 2013 एंड 14. और अगर मैं 2022 और 2023 की बात करूं, सो दिस इंपोर्ट हैज बीन इंक्रीज्ड फ्रॉम $7 to $21 बिलियन इन वैल्यू टर्म्स. सो देखा जा रहा है कि जो इंपोर्ट है वो एक तरह से इंक्रीज हो रहा है. ठीक है, सो ऑब्वियस ही बात है ये इंडिया के लिए एक तरह से अच्छी बात नहीं है. क्यों? क्योंकि हम लोग ज़्यादातर चीज़ें बाहर से मंगवा रहे हैं. यही अगर हम लोग एक्सपोर्ट किए होते, सो हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो हमारा कम होता. बट चूंकि हम लोग इंपोर्ट करवा रहे हैं और इंपोर्ट की वैल्यू बढ़ रही है, सो यहाँ पे ट्रेड डेफिसिट भी बढ़ेगा. ओके, नाउ अगर मैं कुछ स्कीम्स की बात करूं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लेकर आए हैं, सो नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन NFSM, ये स्कीम किसके लिए है? ये स्कीम है ऑयल सीड्स एंड ऑयल पाम्स के लिए. ठीक है, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन फॉर ऑयल सीड्स एंड फॉर पाम ऑयल्स और ऑयल पाम्स. सो गवर्नमेंट ने क्या किया कि बेसिकली पहली बात तो ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मतलब कि इसमें स्टेट का कोई हाथ नहीं है. जितनी भी फंडिंग होगी सारी की सारी फंडिंग आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट ही करेगी. क्यों? बिकॉज दिस इज अ सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम. ठीक है, नाउ फ्रॉम 2018 and 19 to increase the production and productivity of oil seeds in the country. So basically इसमें क्या कहा गया है? इसमें ये कहा गया है कि as per the National Food Security Mission there would be a increment in the oil seeds production in India. ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने न्यूज़ देखा कि अभी इंपोर्ट्स की वैल्यू बढ़ रही है. सो ऑब्वियसली बात है हम लोग को अभी एक्सपोर्ट पे ध्यान देने की ज़रूरत है ताकि हमारी जो इकोनॉमी है वो ग्रो कर सके. ठीक है, सो वी हैव टू बी सेल्फ डिपेंडेंट ऑल्सो, हमें आत्मनिर्भर होने की ज़रूरत है. सो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन लाया गया. इसका मेन फोकस क्या होगा? टू इंक्रीज द प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ ऑयल सीड्स इन द कंट्री. ठीक है, इतना क्लियर है? नाउ नेक्स्ट देखते हैं नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स NMEO ऑन ऑयल पाम्स. NMEO ऑन ऑयल पाम्स. पहली स्कीम ये है नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन. ठीक है, दूसरी है नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स. सो ये दो स्कीम्स आपकी बेसिकली वन ऑफ द लार्जेस्ट स्कीम है बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू इंक्रीज द पाम ऑयल्स इन द इंडिया एंड टू एक्सपोर्ट देम ग्लोबली. ठीक है, सो इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ pulses in the world. अगर बात करूं 25% ग्लोबल प्रोडक्शन यहीं से होता है, इंडिया से होता है. और कंज्यूमर्स की बात करूं, जो लोग कंज्यूम करते हैं, सो वर्ल्ड के हिसाब से इंडिया में 27% ऑफ वर्ल्ड कंजप्शन जो होता है वो इंडिया से होता है. एंड अगर इंपोर्ट की बात करूं, सो ग्लोबली 14% जो ट्रेड होता है, जो इंपोर्ट होता है पल्सेस का, वो इंडिया से ही होता है. सो इन सब डेटा को देखकर हम लोग ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि इंडिया इज ए ग्रोइंग इकोनॉमी. पहली बात. दूसरी बात ये कि दीज टू स्कीम्स, ये जो दोनों स्कीम्स हैं, ये एक तरह से पाम ऑयल्स में इंक्रीज करेंगी. क्या मतलब हुआ? मेरा मतलब ये हुआ कि जो भी इनका प्रोडक्शन होगा पाम ऑयल्स का वो इंक्रीज होगा.
इंक्रीज होने के बाद क्या होगा कि हम लोग फिर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री कहलाएंगे, ठीक है। मतलब कि पाम ऑयल्स पे जो हमारी आज की डेट में जो डिपेंडेंसी है वो डिक्रीज होगी और हम लोग फिर एक्सपोर्ट पे ध्यान दे पाएंगे। सो दिस इज अबाउट द पल्सेस एंड एडिबल ऑयल प्रोडक्शन इन इंडिया। टेक अ स्क्रीनशॉट, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। व्हाट इज SDG7? व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल? SDG7 क्या है देखते हैं। पहले बात करते हैं कि SDG होता क्या है। देखिए, जो SDGs होते हैं ना, पहला पॉइंट, टू हैव better sustainability with respect to renewable energy, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, टू डिक्रीज द कार्बन प्रोडक्शन, तीसरा ये, ठीक है। अगर मेन मैं बात करूं, मेन क्या है, एसडीजी का मेन मतलब यही होता है कि हमें सस्टेनेबली कोई भी चीज को यूज करके हमें फ्यूचर लॉन्ग टर्म गोल के लिए उसको रखना होगा। फॉर एग्जाम्पल रिन्यूएबल एनर्जी, हमें एक तरह से शिफ्ट करना होगा फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स टुवर्ड्स द रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। यही यहाँ पे बात की गई है। अगर बात करूं SDG 7 की, दिस इज वन ऑफ द 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एस्टैब्लिश्ड बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इन 2015, और इसका एम क्या है, टू एंश्योर अफोर्डेबल, रिलायबल एंड सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल। इतना क्लियर है। अगर बात करूं रिपोर्ट की, जो SDG 7 का रिपोर्ट है उसने रिकमेंडेशंस दी है। फर्स्ट रिकमेंडेशन क्या है, टू प्रमोट रिन्यूएबल एनर्जी, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को एक्सप्लेन किया यहाँ पे, टू प्रमोट द रिन्यूएबल एनर्जी, पहला ये है। SDG 7 का पहला मोटो है टू इंक्रीज द रिन्यूएबल एनर्जी। दूसरा देखते हैं, दूसरा है एंड टू इंक्रीज एनर्जी एफिशिएंसी, क्यों, ताकि जो डिमांड है वो मीट हो सके, और इसी के साथ साथ एनहांस फाइनेंशियल फ्लोज। अब इन सब चीज़ों को करने के लिए फाइनेंस चाहिए होगा, कैपिटल का इनफ्लो चाहिए होगा। कैपिटल का इनफ्लो कहाँ से आएगा, वो आएगा एक तरह से कॉपरेशन से, मतलब कि जितने भी कंट्रीज हैं वो एक साथ आके अगर अपना वो लोग फंड्स को वो लोग पूल अप करते हैं, फिर जाके कहीं ना कहीं SDG 7 को हम लोग मीट कर पाएंगे। फाइनेंशियल फ्लोज मतलब कि कैपिटल इनफ्लो की यहाँ बात हो रही है। इन्वेस्टमेंट मतलब कि यहाँ पे FDI की बात हो रही है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। यहाँ पे FDI की बात हो रही है, विच इज योर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। कहाँ पे, इन क्लीन एनर्जी एंड टेक्नोलॉजी स्पेशली इन डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है, टू द ट्यून ऑफ $1.4 to 1.7 ट्रिलियन थ्रू 2030। ये देखिए कि बेसिकली SDG 7 के लिए क्या क्या चीज़ें रिस्पॉन्सिबल हैं, और मैं बताऊं क्या क्या चीज़ें यहाँ पे अफेक्ट होती हैं। पहली चीज़ कि फाइनेंशियल फ्लोज, अगर फाइनेंशियल फ्लो है तो ही जाके हम लोग SDG 7 को मीट कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। दूसरा है इन्वेस्टमेंट, ठीक है। नाउ एड्रेस टू द चैलेंजेस ऑफ हाई इन्फ्लेशन। अब इकोनॉमी है, इकोनॉमी में इन्फ्लेशन भी हो सकता है।
एक तरह से SDG 7 इन्फ्लेशन को भी टारगेट करने की बात कर रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट पे किसी का ध्यान नहीं जाएगा और एग्जाम में यही क्वेश्चन आ जाता है कि SDG 7 फोकसेस अपॉन द इन्फ्लेशन एज वेल। बहुत सारे बच्चे इसको फॉल्स कर देंगे या फिर ट्रू कर देंगे, कुछ भी कर देंगे। सो यहाँ पे क्या है कि जो SDG 7 है वो यहाँ पे फोकस करता है टुवर्ड्स द इन्फ्लेशन, सो इट इज ट्रू। ओके, एंड अनसर्टेन मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस, इसको भी ये आउटलुक करता है। और डेट डिस्ट्रेस, कोई भी कंट्री कितने डेट में है उसको ये एक तरह से एनालिसिस करता है। ओके, नाउ अगर बात करूं एनर्जी इंटेंसिटी की, ठीक है, सो ये एक्सेलरेट करता है इन द प्रोग्रेस ऑफ एनर्जी इंटेंसिटी, मतलब कि कितने रेट से एक तरह से जो एनर्जी है वो प्रोड्यूस होनी चाहिए किसी भी कंट्री में to ensure the sustainability and consumption pattern, ठीक है। और इसी के साथ साथ एक इंटरनेशनल कॉपरेशन भी होना चाहिए बिटवीन द कंट्रीज एंड देयर शुड बी अ सपोर्ट फॉर कंट्रीज एज वेल, क्योंकि ये सब चीज़ें अकेला कोई देश नहीं कर सकता। ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे डेवलप्ड कंट्रीज को एक साथ आके फंड को पूल करना होगा और उन फंड्स को एक तरह से इन्वेस्टमेंट के लिए यूज करना होगा टुवर्ड्स द डेवलपिंग कंट्रीज। ओके, नाउ SDG 7 एक और चीज करती है, दैट इज मॉनिटर एंड ट्रैक द प्रोग्रेस रेगुलरली टू आइडेंटिफाई द गैप्स। गैप्स यहाँ पे क्या मतलब हुआ? यहाँ पे गैप्स का मतलब ये हुआ कि जैसे कि किसी भी कंट्री में अगर रिन्यूएबल एनर्जी अगर अच्छे से मीट नहीं हो पा रही है या वहाँ पे क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं, सो उन सब चीज़ों को आइडेंटिफाई करना SDG 7 में आता है। नेक्स्ट देखते हैं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चन आ सकता है कि विच पॉइंट्स और व्हाट आर द फॉलोइंग पॉइंट्स, कुछ कुछ पॉइंट्स दिए रहेंगे और उनमें से आपको बताना होगा कि इसमें से कौन सा ट्रू है अबाउट द SDG 7। सो अगर आप लोगों को मालूम है कि SDG 7 किस किस चीज़ों के बारे में बात करता है, सो इट वुड बी इजियर फॉर यू टू आंसर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, टेक अ स्क्रीनशॉट। ठीक है, लेट्स सी। नेक्स्ट है, एक न्यूज आ रही थी द हिंदू से, व्हाट आर मैग्नेटाइट बियरिंग रॉक्स। सो ये आपका GS 3 साइंस एंड टेक में आ जाता है, ठीक है, देखते हैं। सो मैग्नेटाइट बेसिकली एक ऐसे रॉक्स होते हैं जिसमें मैग्नेटाइट होता है और ये क्या होता है, बेसिकली दिस इज अ ब्लैक ओपेक मटेरियल, ठीक है। इसके आर पार हम लोग कुछ नहीं देख सकते हैं, एक तरह से ये ब्लैक मटेरियल होता है एंड दिस इज मैग्नेटिक इन नेचर, ठीक है, दिस इज मैग्नेटिक इन नेचर। और अगर बात करूं, ये जो मैग्नेटाइट पत्थर होते हैं दे ऑफन एग्जिबिट द मैग्नेटिक एनोमलीज एंड आर नोन to host valuable minerals such as chromite, nickel, platinum, ठीक है, निकल हो गया, फिर प्लाटिनम हो गया, ठीक है, सो और क्रोमाइट हो गया, ठीक है। सो ये देखिए PGE, इनको बोलते हैं ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स विच आर PGE एलिमेंट्स, ठीक है, एंड गोल्ड एज वेल। सो यहां से हमारा एक कंटेंट निकल के आया कि इन मैग्नेटाइट विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स आर प्रेजेंट। सो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो मैग्नेटाइट होता है इसमें क्रोमाइट होता है, निकल भी होता है,
प्लैटिनम ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स भी होते हैं और इसमें गोल्ड भी होता है। इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। अगर ऑप्शन में लिखा रहे कोई और एलिमेंट इन सब के अलावा तो वो आपका फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है इतना? आगे देखते हैं। अगर बात करूं मैग्नेटाइट की, सो ये एक तरह का मोस्ट एबंडेंट मेटल ऑक्साइड है एंड हैज अ वेरियस इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस। फॉर एग्जांपल, ये एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में यूज होता है, ये होम अप्लायंसेस में भी यूज होता है, होम अप्लायंसेस, सो फार एंड सो फोर्थ। ठीक है, और मोस्ट ऑफन जो मैग्नेटाइट होता है दे अकर इन इट्स मैसिव फॉर्म कॉमनली कॉल्ड एज लोडस्टोन। सो आयोडस्टोन क्या होता है? सो दिस इज बेसिकली ए फॉर्म जिसमें कि आपका मैग्नेटाइट प्रेजेंट होता है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ठीक है, आई होप इतना क्लियर होगा आप लोगों को। देखते हैं नेक्स्ट क्या है, इसी से एक लिंक्ड टॉपिक है विच इज अल्ट्रामैफिक रॉक्स। सो ये पढ़ते हैं कि अल्ट्रामैफिक रॉक्स क्या होते हैं। सो फोकस, अल्ट्रामैफिक रॉक्स क्या होते हैं? दीज आर टाइप ऑफ इग्नियस रॉक्स। पहली बात, दीज आर दी इग्नियस रॉक्स that have a high concentration of dark colored minerals such as iron and magnesium. So जो अल्ट्रामैफिक रॉक्स होते हैं उनमें आयरन और मैग्नीशियम की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा देखी जाती है। ठीक है, और ये जो रॉक्स होते हैं दे हैव वेरी लिटिल सिलिका, इनमें बहुत ही कम क्वांटिटी में सिलिका होता है एंड दे आर कंपोज्ड मेनली ऑफ मिनरल्स सच एज ओलिवाइन एंड पायरोक्सीन। सो इनमें ये दो चीजें भी होती हैं। अल्ट्रामैफिक की बात करूं, सो दे आर एसोसिएटेड विद द डीप सीटेड मेंटल प्रोसेसेस। मतलब कि जितने भी प्रोसेस, जैसे कि अर्थ है, अर्थ का हो गया क्रस्ट, मैंटल और कोर। सो जितने भी मैंटल रीजन में जितने भी प्रोसेसेस होते हैं उन सब में उन सब में अल्ट्रामैफिक रॉक देखा जाता है। ठीक है, और अगर बात करूं अल्ट्रामैफिक रॉक्स की, सो दीज आर रिलेटेड टू योर मैंटल, इट्स अ लेयर ऑफ अर्थ मैंटल। ठीक है, और ये कहाँ फाउंड होते हैं? बेसिकली दे आर फाउंड इन द टेक्टोनिक प्लेट्स रीजन। जहाँ पे टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं वहाँ पे ये पाए जाते हैं, जो कि कन्वर्जिंग होती हैं। कन्वर्जिंग मतलब कि देखिए, जैसे कि ये एक प्लेट हो गई, ठीक है, मान लेते हैं कि ये एक कॉन्टिनेंट है, ये कॉन्टिनेंट 1 है और ये टेक्टोनिक प्लेट हो गई। ठीक है, और ये दूसरी प्लेट हो गई। ओके, नाउ कॉन्टिनेंट 1 एंड कॉन्टिनेंट 2, बात क्या हो रही है? अगर ये दोनों प्लेट्स जब आपस में ये लोग जब कन्वर्ज कर जाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा? यहाँ पे फोल्ड होगा। ऑब्वियसली बात है, या तो ये इसके अंदर जाएगा या तो ये ऊपर बन जाएगा। सो बात क्या हो रही है, यहाँ पे इस रीजन में देखा जाता है कि जो अल्ट्रा मैफिक रॉक्स होते हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो कि कन्वर्जिंग प्लेट्स में देखे जाते हैं। इतना क्लियर है? अगर क्लियर है तो टेक अ स्क्रीनशॉट। ऑलराइट, नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट इज व्हाट इज फेज थेरेपी। फेज थेरेपी क्या है? ये आपकी न्यूज डाउन टू अर्थ से आ रही है, डाउन टू अर्थ, जहाँ पे कि मोस्टली साइंस एंड टेक, एग्रीकल्चर, स्पेस, ये सब टॉपिक्स कवर होते हैं। सो इसको बताने से पहले आई वॉन्ट टू डिस्कस एक कंसेप्ट विच इज कॉल्ड एज एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। there's a topic which is called anti microbial resistance। सो ये देखते हैं ये क्या होता है। सो हमने कोविड में भी देखा, अच्छा कोविड का ही एग्जांपल ले लेते हैं, कोई बात नहीं। जैसे कि ये SARS-CoV-2 का वायरस है विच इज कॉल्ड एज COVID-19 वायरस, ठीक है। SARS-CoV-2 का ये वायरस है विच इज कॉल्ड एज COVID-19 वायरस, और ये हैं आपके स्पाइक प्रोटीन्स विच इज कॉल्ड एज एस प्रोटीन्स। ये होते हैं आपके स्पाइक प्रोटीन्स। अब होता क्या है, ध्यान दीजिएगा कि जैसे कि ये ह्यूमन सेल है, ये ह्यूमन सेल है, ठीक है, और ये इसको कहते हैं हम लोग ACE2 रिसेप्टर। सो ये एक ऐसा रिसेप्टर होता है जो कि वायरस में आके बाइंड करता है और फिर इट फर्दर मल्टीप्लाइज। नाउ अगर बात करूं मैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस टॉपिक की, सो ध्यान दीजिएगा एक बार, कोई भी वैक्सीन अगर हम लोग इस दौरान लेते हैं, ठीक है, कोई भी वैक्सीन अगर हम इस प्रोसेस में लेते हैं, सो क्या होता है कि इट रेजिस्ट्स द फर्दर मल्टीप्लिकेशन। मतलब कि जो ह्यूमन सेल है वो 1 का 2 और 2 का 4 फिर नहीं हो पाएगा। सो वैक्सीन क्या करती है यहाँ पे कि एक तरह से जो प्रोसेस है उसको फर्दर मल्टीप्लाई नहीं होने देती है। नाउ अगर मैं बात करूं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की, सो क्या हो अगर ये वैक्सीन यहाँ पे वर्क ना करे, मतलब कि जो COVID-19 का जो वायरस है वो एक तरह से इसके रेजिस्टेंस में आ जाए, तो इसी को बोलते हैं हम लोग एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। हम लोग देखते हैं कि आज से 200 या फिर 100 साल पहले जो खांसी जुकाम हुआ करते थे और जो आज होते हैं, उन दोनों में बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का फर्क है। तो ऐसा क्यों है? बिकॉज द बैक्टीरिया एंड द वायरसेस हैव evolved themselves in such a way that they are now not being responsive to the medicines। क्या मतलब हुआ कहने का? मतलब ये हुआ कि जो भी बैक्टीरिया और जो भी वायरसेस कोई भी अगर दवाई के खिलाफ काम ना करे, सो उस कंडीशन में हम लोग कहते हैं कि वो जो पर्टिकुलर बैक्टीरिया है वो एंटी माइक्रोबियल फेज में या फिर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के फेज में जा चुका है, जहां पे कि दवाई का कोई भी असर नहीं होता। इतना क्लियर है? अब आते हैं हम लोग अपने कंटेंट के ऊपर। सो फेज थेरेपी क्या है? व्हाट इज फेज थेरेपी? सो फेज थेरेपी इज बेसिकली ए अप्रोच, ये ट्रीटमेंट है, ये अप्रोच है दैट यूजेस बैक्टीरियोफेजेस which are viruses that infect and kill बैक्टीरिया। इतना क्लियर है? ये एक तरह का ऐसा ट्रीटमेंट है जहां पे कि वायरसेस को एक तरह से वायरसेस दैट इन्फेक्ट एंड किल स्पेसिफिक बैक्टीरिया, इनकी ट्रीटमेंट के लिए ये यूज होता है, और इट इन्वॉल्व्स यूजिंग द वायरसेस टू टारगेट एंड डिस्ट्रॉय बैक्टीरियल इन्फेक्शन। मतलब कि यहाँ पे वायरस का यूज करके बैक्टीरिया को टारगेट किया जा रहा है, बैक्टीरिया को टारगेट किया जा रहा है, ठीक है। आप लोग ये चीज देखिए, और इससे क्या होगा? इससे होगा ये
कि जो एंटीबायोटिक्स बन रही हैं और जो इनके खिलाफ जो एक तरह से एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस देखा जा रहा है वो कम होगा। ओके, नाउ ये फंक्शन कैसे करते हैं, कैसे जो वायरस है उसको यूज करके हम लोग बैक्टीरिया को टारगेट कर सकते हैं, ये कैसे होता है। जो फेजेस होते हैं ना, फेजेस आर हाईली स्पेसिफिक, ये बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होते हैं अपने काम में। कैसे? दे टारगेट ओनली द स्पेसिफिक बैक्टीरिया। ऐसा नहीं है कि हर एक बैक्टीरिया को दे विल टारगेट, नो, दे विल टारगेट ओनली द स्पेसिफिक बैक्टीरिया दैट दे आर प्रोग्राम्ड टू अटैक। ठीक है, मतलब कि दे आर डेस्टिनेशन स्पेसिफिक, दे आर डेस्टिनेशन स्पेसिफिक वायरसेस। ठीक है, which can potentially reduce the risk of antibiotic resistance. Phage therapy has gained attention as a potential solution for antibiotic resistance infection and is being explored as a promising avenue in the medical science field. ठीक है, अगर बात करूं पहली पॉइंट फेज थेरेपी की, फेज थेरेपी एक ऐसा ट्रीटमेंट है जहां पे कि वायरस का यूज करके हम लोग बैक्टीरिया को किल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इन ऑर्डर टू अचीव द एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, इस चीज को हटाने के लिए, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को हटाने के लिए हम लोग फेज थेरेपी का यूज करते हैं। क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि आजकल के दौर में जो बैक्टीरिया हैं वो बहुत ज्यादा दवाई के खिलाफ काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और ये जो बैक्टीरियाज हैं ये एक तरह से ऐसे प्रोग्राम हो चुके हैं, मतलब इन्होंने अपने आप को दवाई के खिलाफ इतना ज्यादा प्रभावशाली बना लिया है कि कोई भी मेडिसिन इन पे काम नहीं कर रही है, मेडिसिन काम नहीं कर रही है। इसी चीज को देखते हुए फेज थेरेपी या फिर फेज ट्रीटमेंट को लाया गया, जो अप्रोच है जहां पे कि वायरस विल किल स्पेसिफिक बैक्टीरिया। ठीक है, अगर क्वेश्चन आए व्हाट इज फेज थेरेपी, इट इज अ प्रोसेस वेयर वायरस इज यूज्ड टू किल द बैक्टीरिया, जहां पे कि वायरस का यूज करके हम लोग बैक्टीरिया को किल करते हैं ताकि जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है उसको हम लोग दूर कर सके। ओके, ये आपका जीएस पेपर 3 से लिंक हो जाएगा, विच इज योर साइंस एंड टेक। टेक अ स्क्रीनशॉट, फिर हम आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स ब्रीच अनदर रिकॉर्ड। जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। ठीक है, ये आपका टॉपिक आ जाएगा जीएस पेपर 3 से, जीएस 3 विच इज साइंस एंड टेक। ठीक है, नाउ अगर बात करूं कार्बन डाइऑक्साइड की, जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है ना अर्थ के एटमॉस्फेयर में वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, एटलीस्ट तो 50% वो बढ़ ही गया है। ठीक है, जब से इंडस्ट्रियल एज आई है तब से, ठीक है, तब से लेकर आज तक देयर हैज बीन अ 50% इंक्रीमेंट इन द कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर। नाउ अगर बात करूं इस चीज के बारे में, इससे नुकसान क्या क्या होते हैं। पहली चीज, जब कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होगा ऑब्वियसली बात है एक लेवल तक वार्मिंग ऑफ द अर्थ ठीक है, ठीक है, विच इज कॉल्ड एज इंसोलेशन, क्या होता है कि जितनी अर्थ हीट ट्रैप करती है उतनी ही अगर वो रिलीज करे तो बहुत अच्छी बात है। अगर अर्थ बहुत ज्यादा हीट ट्रैप करने लगे वहां पे क्या क्या चैलेंजेस देखने को मिलेंगे।
वो है, पहला इज योर क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज। दूसरा क्या होगा, दूसरा इफेक्ट आएगा कि वार्मिंग, ड्यू टू वार्मिंग ऑफ अर्थ। वार्मिंग ऑफ अर्थ से क्या होगा कि जो आइस कैप्स हैं, जो आइस कैप्स हैं वो मेल्ट होने शुरू हो जाएंगे, और वो जब मेल्ट होंगे सो इस कंडीशन को बोलते हैं हम लोग एटलांटिफिकेशन, नोन एज एटलांटिफिकेशन, ठीक है। या फिर इसको एक और नाम से बोलते हैं विच इज नोन एज आर्कटिक ब्लू ओशियन इवेंट, ABOE। ये क्या होता है, दिस इज अ कंसेप्ट जहां पे कि जो आइस कैप्स हैं आर्कटिक रीजन में, अटलांटिक रीजन में, वो मेल्ट होने शुरू हो जाते हैं। इतना क्लियर है। सो एटलांटिफिकेशन एंड आर्कटिक ब्लू ओशियन इवेंट। नाउ वार्म होने से फूड सिक्योरिटी, थर्ड पॉइंट, जो फूड सिक्योरिटी है वो भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट होगी। मतलब कि जितने भी कोस्टल रीजन्स हैं, जितने भी जैसे कि केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, ठीक है, और भी देश में जितने भी कोस्टल स्टेट्स हैं वो एक तरह से देखेंगे कि वहाँ पे जो सी लेवल राइज है वो देखने को मिलेगा, और इसके तहत क्या होगा कि जितने भी क्रॉप्स हैं उन पे भी एक तरह से अफेक्ट आएगा, और वहाँ पे फिर फूड सिक्योरिटी का चैलेंज भी देखने को मिलेगा। इतना क्लियर है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, यहां से एक कंसेप्ट निकल के आता है विच इज कॉल्ड एज नीलिंग कर्व। सो नीलिंग कर्व क्या है, यहां पे देखिए, यहां पे पिक्चर भी दी हुई है नीलिंग कर्व की, यहां पे ग्राफ दिया हुआ है बेसिकली। सो दिस इज अबाउट द नीलिंग कर्व, और ये होता क्या है देखते हैं। ये रिकॉर्ड करता है एटमॉस्फेयर में कितना कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन है, ठीक है। बेसिकली इट रिकॉर्ड्स द कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर। इतना क्लियर है ना। और ये मेजर कहां पे होता है, ये मेजर होता है मोना लाओ ऑब्जर्वेटरी इन हवाई। हवाई में ही ऑब्जर्वेटरी है, मोना लाओ ऑब्जर्वेटरी, यहां पे ये मेजर होता है। और it was initiated by the scientist who was known as Charles David Neeling in the year 1958. So ये एक तरह का ग्राफ है जहां पे कि कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन जो कि यहां पे दिया हुआ है, और यहां पे दिया है ईयर कि कौन से साल में कितना कंसंट्रेशन हो रहा है। सो अगर मैं बात करूं यहाँ पे अर्ली 19s की, लेट, यहाँ पे बात करूं अगर लेट 90s की, और यहाँ बात करूं 2020 की। सो आप लोग ये देखिए कि बेसिकली देयर इज अ इंक्रीमेंट, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। मतलब कि एज द ईयर इज पासिंग, ठीक है, एज वी आर गोइंग फॉरवर्ड वी आर सीइंग an upsurge in the carbon dioxide concentration level in the Earth's atmosphere, ठीक है। सो नीलिंग कर्व क्या है, इट रिकॉर्ड्स द एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका मैप्स है। मैप्स ये आपका आ जाएगा जीएस पेपर 1 एंड 2। 1 क्यों, क्योंकि ज्योग्राफी यहाँ पे है, और 2 क्यों, क्योंकि यहाँ पे टॉपिक है इंटरनेशनल रिलेशंस का, ठीक है। सो खखोवका डैम के बारे में बात हो रही है। खखोवका डैम जो कि यूक्रेन में है, ठीक है। खखोवका डैम कहाँ पे है, इट इज इन यूक्रेन। नाउ अगर बात करूं ह्यूज सोवियत एरा डैम ऑन द नाइपर रिवर। नाइपर रिवर कौन सी है रिवर, दिस इज द रिवर विच डिवाइड्स द यूक्रेन इनटू 2 हाफ्स, ठीक है। 2 हिस्सों में यूक्रेन को ये रिवर
बीच से डिवाइड करती है, ठीक है। इन द सदर्न यूक्रेन नोन एज खाकोवका डैम वॉज ब्रीच रिजल्टिंग इन द फ्लडिंग अक्रॉस द वॉर जोन। ये तो आपका न्यूज हो गया, ये तो न्यूज हो गया। अब देखते हैं इस डैम के बारे में, डैम की इंपॉर्टेंस क्या है। सो दिस डैम इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर पर्सपेक्टिव, मतलब कि यहां पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है फॉर दी खाकोवका रीजन, ठीक है। नाउ सप्लाइंग वाटर टू द क्राइमियन पेनिनसुला, सो क्राइमिया में भी ये एक तरह से सप्लाई करता है, एंड दी ज़ापोरिशिया न्यूक्लियर पावर प्लांट, और जो ज़ापोरिशिया न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो कि एक तरह से यूक्रेन का लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ठीक है। वहां पे भी एक तरह से जो पानी है वो यहाँ पे सप्लाई होता है। सो खाकोवका डैम बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्राइमियन पेनिनसुला को वाटर सप्लाई दिया जा रहा है। दूसरी चीज, यहाँ पे ज़ापोरिशिया न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है उसको भी यहाँ पे पानी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया जा रहा है, ठीक है। अगर मैं बात करूं क्राइमियन पेनिनसुला की, बिकॉज ये न्यूज में है, सो क्या हुआ था कि बेसिकली रशियन फेडरेशन ने क्या किया था कि क्राइमिया को एनेक्स कर लिया था, क्राइमिया को हथिया लिया था, ठीक है। और इसी रीजन की वजह से क्या हुआ था कि जो G8 नेशंस हैं उन्होंने एक तरह से रशिया को बाहर निकाल दिया और फिर वो G7 कंट्रीज बन गई। ये एक तरह का रेपरकशन हुआ था, ठीक है। नाउ अगर बात करूं क्राइमिया की, सो क्राइमिया कहां पे है? ये आपका ईस्टर्न यूरोप में है, ऑन द नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ ब्लैक सी, ओके। एक बार मैप देखते हैं एक बार। सो दिस इज योर ज़ापोरिशिया न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है। और ये आपकी आ रही है नाइपर रिवर, जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया अभी अभी। ये नाइपर रिवर है जो कि पूरे यूक्रेन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, और यहाँ पे यूक्रेन की कैपिटल है विच इज कीव, ठीक है। अगर बात करूं खाकोवका डैम की, सो ये डैम कहां पे है? ये आपका डैम प्रेजेंट है यहां पे, देखिए ये क्राइमिया और यूक्रेन का जो मेन बॉर्डर है यहां पे ये प्रेजेंट है, खाकोवका डैम, ठीक है। ये डैम यहां पे प्रेजेंट है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा वंस अगेन दिस इज रिलेटेड टू योर GS पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस। सो कोसोवो सर्बिया कॉन्फ्लिक्ट, कोसोवो सर्बिया कॉन्फ्लिक्ट के बारे में देखते हैं, छोटी सी न्यूज है। सो कॉन्फ्लिक्ट क्या है? बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट है कि जो कोसोवो सर्बिया कॉन्फ्लिक्ट है ना, इट स्टेम्स फ्रॉम द कोसोवो डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। सो क्या हुआ था कि जो कोसोवो का रीजन है, मैं आप लोग को अभी मैप में भी दिखाऊंगा, जो कोसोवो का रीजन है उसने एक तरह से सर्बिया से अलग होके अपनी इंडिपेंडेंस को घोषित किया था। ये कब हुआ था? ये हुआ था 2008 में। इतना क्लियर है कि जो कोसोवो का रीजन है, ये रीजन सर्बिया से अलग होके अपना खुद का एक इंडिपेंडेंट कंट्री बताया, बट इस चीज को सर्बिया रिकॉग्नाइज नहीं करता है। नाउ विच सर्बिया डज नॉट रिकॉग्नाइज। अब टेंशन अराइज होते हैं फ्रॉम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, from political factors leading to the sporadic clashes and disputes. Efforts to resolve the conflict have been slow, with concerns about Serbia's ties to Russia. अब ये एक तरह से पॉलिटिकल एंगल हो जहां हम नहीं जाएंगे, ओके। नाउ अबाउट कोसोवो एंड सर्बिया, हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट हो गया कि कोसोवो और सर्बिया का जो लोकेशन है वो कहाँ पे है। सो ये देखिए, ये आपका सर्बिया है, ठीक है, ये है सर्बिया, ये रीजन,
ये वाला। और इसी से अलग होके यहाँ पे कोसोवो एक सो कॉल्ड नेशन है, ठीक है, विच वी डू नॉट रिकग्नाइज, वी इंडियन डू नॉट रिकग्नाइज कोसोवो एज अ कंट्री। बट जो सर्बिया है इसने भी ये चीज कही है कि कोसोवो इज नॉट एन इंडिपेंडेंट कंट्री बट इट इज अ पार्ट ऑफ सर्बिया। और ये हुआ कब था? 2008 में ये अलग हो गया था। क्यों? बिकॉज ऑफ द हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स इन द हिस्ट्री। नाउ अगर सर्बिया के आसपास की बात करूं, बिकॉज सर्बिया न्यूज में है, सो इसकी नेबरिंग कंट्रीज भी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। सो फर्स्ट नेबरिंग कंट्रीज इज रोमानिया। रोमानिया की अगर हम लोग इस तरफ एंटी क्लॉकवाइज जाएं, सो हंगरी आ गया, हंगरी के बाद क्रोएशिया आ गया, क्रोएशिया के बाद बोस्निया आ गया, फिर यहाँ पे मैसेडोनिया आ गया, फिर अल्बेनिया आ गया, ओके, एंड मॉन्टेग्रो भी आ गया। सो दीज आर योर कंट्री, एंड बल्गेरिया भी आ गया, देखिए बल्गेरिया, ठीक है। सो ये सारी कंट्रीज हैं जो कि सर्बिया को सराउंड करती हैं आसपास, ओके। सो ये मैपिंग इंपॉर्टेंट है, आप लोग को पता होना चाहिए कि कौन सी कंट्री न्यूज में है और उसकी नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन सी हैं। आगे देखते हैं। एट लास्ट वी हैव द क्विज। सो 7 जून के क्विज देखते हैं हम लोग। क्विज ऑफ द डे देखते हैं। सो ऐसी कौन सी कंट्री है जिसने डेमोन्स्ट्रेट किया एशियाज फर्स्ट परफॉर्मेंस बेस्ड नेविगेशन फॉर हेलीकॉप्टर्स? सो दैट कंट्री इज हमारा प्यारा भारत। ऑप्शन नंबर बी। विच कंट्री हैज अप्रूव्ड डेट सीलिंग डील? और ये जो डील है ये नवंबर 2024 में, ये जो कंट्री है यहाँ पे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होंगे और उसके बाद भी ये चीज वहां पे रहेगी, टू रेज द गवर्नमेंट्स बोरोइंग लिमिट। सो दिस कंट्री इज यूएसए। ऑप्शन नंबर सी। नाउ विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स द स्टेट गवर्नमेंट्स टू प्रेजेंट देयर बजट ईच ईयर बिफोर द लेजिस्लेचर? सो ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो कहता है कि जो स्टेट असेंबली है दैट हैज टू प्रेजेंट द बजट इन द लेजिस्लेचर, एंड दैट इज आर्टिकल नंबर 202। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, केफुआ नेशनल पार्क KNP which was seen in the news is located in which country? ये कौन सी कंट्री में लोकेटेड है? So this is present in the Zambia. Option number A. Which country has unveiled the obstetric fistula strategic plan? So ये जो strategic plan है ये once again Zambia लेकर आया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर B is your right answer. So these are your questions जो कि वन लाइनर क्वेश्चंस हैं और ये SSC जैसे एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। सो दैट इज द रीजन आई हैव केप्ट दीज क्वेश्चंस फॉर यू। आई होप कि आपको आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है सो प्लीज गिव अ लाइक दिस वीडियो, एंड हम लोग फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप ऑन रिवाइजिंग, कीप ऑन स्टडिंग। जय हिंद एंड टेक केयर।